नमस्कार मित्रों। एक तरफ दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं और अब तो पैराट्रूपर्स मरीन भी उतर गए हैं अमेरिका के ईरान में। इजराइल अपनी तरफ से जंग कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में एक नई वैसे राजनीतिक जंग चल रही है दूसरी तरफ, और वो भी राजनीतिक जंग बिना मिसाइल बिना ड्रोन के भी बड़ी हमलावर है, काफी आक्रामक है। लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी, लोगों के भाषण वो कम मिसाइल नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसमें। अब जी असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी है, और ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर और रवैये के आगे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। क्या वो इस बार सरकार बना पाएंगी? क्या ममता बनर्जी बाहर चली जाएंगी? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का हिंदुत्व कार्ड रहेगा? और बाकी दोनों तीनों राज्यों में क्या होगा? हिंदुस्तान की राजनीति को अपने चश्मे से बहुत साफ तरीके से देखने वाले हमारे मित्र शीतल पी सिंह साहब हैं, जिन्हें हम द हॉट शीतल कहते हैं। हॉट भी हैं और मिजाज से भी हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नजर जो है ना बहुत गहरी है और पकड़ जो है बहुत मजबूत। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने सुना कि आप पटना से लौट रहे हैं। पटना में क्या मुख्यमंत्री जी को नीतीश कुमार जी का इस्तीफा देने गए थे, या मुख्यमंत्री जी नए मुख्यमंत्री की पर्ची आप संभाल के आए? नहीं, गए तो थे हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की किताब के विमोचन में, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा हमने, अब आपने कहा था तो हमने पुश किया तो नीतीश जी मान गए और आज उन्होंने वो कर दिया जिसके लिए अटकलें अब तक गर्म थी। ये राष्ट्र है आपके इस योगदान को याद रखेगा। उम्मीद है करे। बहुत सारी की सांस अटकी हुई थी। बहुत। हम सब लोग, ये सच्चाई है कि उनके बारे में तो सांस अटकने वाले ही नेता रहे वो 20 साल जी, 20-21 साल जी। लेकिन पटना में, बिहार में एक बड़ा इतिहास का बदलाव होगा यदि नीतीश कुमार बहुत बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव है थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी, सोच के हिसाब से भी, राजनीति के हिसाब से भी। क्या अब जो होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है सर ममता बनर्जी साहब का पश्चिम बंगाल का, और भारतीय जनता पार्टी आज पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के। वो ममता जी डरा रही हैं, धमका रही हैं। जो चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा भरोसा है, आज वो उन्हीं के दरवाजे पर पहुंच गई। तो क्या आपको वेस्ट बंगाल की जो इलेक्टोरल वायलेंस है उसकी हिस्ट्री की वो दिख रही है पुनरावृत्ति? देखिए, इस बार वहां बहुत बड़ा एक टैक्टिकल मूव है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से है, जिसकी 2-3 लिस्ट आज अभी उनके भतीजे ही हैं, अभिजीत बनर्जी जो है, अभिषेक बनर्जी जो है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, उसमें डाटा दिया है। तो उन्होंने कलकत्ता और उसके चारों तरफ, जिनमें से लगभग एक छोड़ के सारी सीटें वही जीतते हैं, तो उसमें उन्होंने दिया है करीब 35-36 सीटों का, कि पिछले चुनाव में जितने वोटों से वो जीते थे उसमें सिर्फ एक सीट बीजेपी जीती थी, बाकी वही जीते थे। और उससे ज्यादा वोट, उससे कई जगह तो उससे 3 गुने वोट इस बार कट चुके हैं। फिर एक दूसरा आंकड़ा ममता बनर्जी ने दिया है अपने एक भाषण में। उन्होंने कहा है कि 58 लाख जो वोट कटे हैं उसमें से 58 लाख वोट महिलाओं के। उन्होंने कहा कि महिला चूंकि तृणमूल कांग्रेस का आधार स्तंभ रही हैं, और वहाँ ये भी उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य में कितनी विधायिका महिलाएं आती हैं, और वो खुद भी महिला है, किस तरह से उनका सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से ही है मेरे ख्याल से, टीएमसी सांसद भी और विधायक भी। तो ये उन पर चोट है, वो इसको ये इशू बना रही महिलाओं में, लेकिन वो ये आंकड़ा दे रही कि इतनी महिलाओं के मत कम हो गए हैं। अब ये वाला दूसरे आंकड़े में तो चूंकि उन्होंने नाम लिया है किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो उसे तो क्रॉस चेक किया जा सकता है पिछले चुनाव के नतीजे से। मेरा ख्याल वो सही दिया होगा, क्योंकि उसमें गलती करेंगे तो नुकसान होगा उनको राजनीतिक रूप से। थोड़ा सा वो कर रहे होंगे अपने बिलिंग मार्जिन। और मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, तो संभवतः आसपास का ही आंकड़ा होगा वो। तो ये चुनाव थोड़ा बहुत टैक्टिकल और टेक्निकल है। वैसे तो लोकसभा में करीब करीब 1.6-7% का फर्क रह गया था। 46 कुछ उनका है और 39 पॉइंट कुछ इनका है। हाँ, तो ये विधानसभा में वो अंतर बड़ा था। तो वो तो 38 और 48 वाला था, 10 का अंतर था। तो बहुत ज्यादा था, और सीटें भी 216 और कितनी थी, रिकॉर्ड सीटें थी।
तो इस बार जो है यदि ये सब आरोप वाकई इनमें कुछ है मीट, तो फिर वो होने वाला है जो हमने आपके कार्यक्रम में आज से बहुत पहले भी कहा था, और फिर भी कहा, और मुझे अभी भी शंका है। अदरवाइज इलेक्शन में जो सर्वेक्षणों की रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से तो वो ममता जी को अहेड बता रहे हैं। गैप कम किया है उन्होंने सबने। जो एक दो अच्छे बहुत पिछले चुनाव में जिनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, मैटिज करके क्या है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो दिया है मैट्रिक्स या मैटिज करके जो करते हैं, उनके हिसाब से अंतर 3.5-4% का रह गया। अगर उसमें ये मत वाला सिस्टम होगा जो जिसकी शंका वो कर रही हैं, तो पता नहीं क्या नतीजे होंगे। लेकिन अगर ये सब शंका पॉलिटिकल है तो फिर जो ट्रेंड है वो उनके खिलाफ उतना नहीं है। एक चीज तो है कि जो एक उम्मीद की जा रही थी कि एक वो कबीर नाम के सज्जन, हुमायूं कबीर या क्या राइट। कबीर उनका नाम है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था वहां, और उनकी एक पार्टी बन गई है, उनके साथ AIMIM का समझौता भी है। तो वो सब मिला जुला के एक सीन बन रहा था कि उससे माइनॉरिटी में डिवीजन हो सकता है। लेकिन अभी जितने मित्र लोग वहां से बातचीत कर रहे हैं, जो वहां फील्ड में गए हैं, जो वहां से हम लोगों के यहाँ सत्येंदी वगैरह पर भी आते हैं, और जो कॉलम वगैरह लिख रहे हैं, और जो कई बंगाल से तो पत्रकार काफी आते हैं हमारे यहाँ, अपने दिल्ली में भी बहुत सीनियर लोग बहुत सारे हैं, और जो लोग काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब के हिसाब से कह रहे हैं कि इसके बावजूद ममता जी अपना चुनाव बचा लेंगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शंका हो रही कि पता नहीं इस बार नहीं बचा पाएंगी। गैप देखिए, अगर ये गैप 4% ही है जैसा मैट्रीज ने कहा है, तो ये मैनेजेबल होता है, क्योंकि बीजेपी जितनी ताकत से बंगाल को वापस लेने में लगी हुई है पिछले कई चुनावों से, और जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस को मिलने वाले वोट्स के मैक्सिमम शेयर को वो अपने यहाँ ले गई है, लेफ्ट का भी वोट ले गई है बहुत बड़ी तादाद में। उससे हो सकता है कि उलटफेर भी हो जाए। देखिए, तमिलनाडु में तो मुझे उलटफेर दिख रहा है। वैसे आप बंगाल पे हाँ, तमिलनाडु में मुझे लगता है बहुत क्लोज है। एक सवाल और बंगाल पे मैं करना चाहता हूँ कि SIR को लेकर जो आपने चिंता जाहिर की वो ममता जी जाहिर कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SIR पर इतनी परेशानी तो किसी को नहीं हुई जितनी ममता जी को हुई है। तो वो बड़ा गंभीर तरीके से उन्होंने कहा, और जितने वोट यहाँ कट रहे हैं वैसे सभी राज्यों में करीब करीब उतने ही वोट अंदाजन कटे हैं। लेकिन एक उदाहरण लोग देते हैं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सीट भी उसी तरह से वोट के बदलाव से कम हो गई, वही भवानीपुर में भी है, क्योंकि भवानीपुर को मैं देख रहा था कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में वो 50,000 से ज्यादा से थी वहां पर, लेकिन लोकसभा में वो मार्जिन हो गया था 8,000 का, और अब यदि वहां पर 50,000 के करीबन वोट कटे हैं SIR, तो क्या ममता जी नंदीग्राम के बाद भवानीपुर भी हार सकती हैं? देखिए, क्यों नहीं हार सकती, जब नंदीग्राम वो हारी ही थी। वही वो जब जिस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट वो जीती और वोट प्रतिशत भी उनको सबसे ज्यादा मिला उनको अपनी हिस्ट्री में, उस चुनाव में अपनी सीट वो हारी थी नंदीग्राम में। तो अपनी सीट क्यों नहीं हार सकती? बिल्कुल, जब वहां हार सकती है तो यहाँ भी हार सकती है, और गैप बहुत ज्यादा नहीं था। और जिनके सामने आमने सामने वो है, वो उन्हीं के वो परिवार पूरा पहले कांग्रेस में था और फिर उनके साथ आ गया था और लगातार उनके साथ रहा, और वो बहुत ही असरदार पॉलिटिकल फैमिली है। उनके पिता भी जी, और फिर अब ये भी, और सभी किस्म के चुनावों में वो लोग जीतते हारते रहे हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। बहुत प्रमुख वहाँ के राजनीतिक वो रहे हैं, बहुत लड़ाकू किस्म के हैं। और अब ये है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, तो प्लैंक उन्होंने बदल लिया है। अब वो तमाम ऐसे नेताओं से जो हिंदू राष्ट्र के नेता हैं, जिन्होंने संगठन में काम किया है, फिर उसके बाद उस विचार पे काम किया है, बहुत समय तक विपक्ष में रहने का समय गुजारा है, उन सब की तुलना में ये लोग जो आए हुए हैं, जो नए नए आ रहे हैं, चाहे वो आसाम में हो और चाहे ये बंगाल में हो, ये आप कह सकते हैं कि बहुत उनसे बहुत और उग्र हिंदू राष्ट्र वाले हैं। और जो जी जी, और ये लोग जो बातें करते हैं उसमें इनको सुविधा ये है कि जिस तरह की वो बातें करते हैं, कानूनन तो साफ नजर आता है कि वो गलत है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई उस तरह से कहीं हो नहीं पाती।
और जो मन में आए सो कहते हैं, और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती। अब जैसे हिमंता विश्व शर्मा पर जिस तरह के उनके बयान हैं, कहाँ कुछ हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे भेज दिया, फिर हाई कोर्ट से है नोटिस है। यहाँ तो बंगाल के हाई कोर्ट में तो बड़ी शिकायतें रही हैं कि यहाँ सिटिंग जज फैसले देते रहे पहले राज्य सरकार के खिलाफ, और फिर एकाएक इस्तीफा दिया और बीजेपी के सांसद बन गए, तुरंत चुनाव लड़े, और अन्य भी इस तरह की बहुत सारी वहां चीजें हैं। तो ये सब कुल मिला जुला के जो परिदृश्य पैदा करती है, उससे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जितने सर्वेक्षण हैं और जितने पुराने आंकड़े हैं और जिस तरह से चीजें हैं, इसके बावजूद वहां फेरबदल हो जाए। तो ये चुनाव बहुत देखने लायक। कुछ लोग कहते हैं, आपके भी मित्र, हमारे मित्र, वो कहते हैं कि भाई आपको बीजेपी जब जीतने की ताकत की तरफ बढ़ती है तो आपको तमाम तरह की आशंकाएं दिखती हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्री पोल पोस्ट पोल वायलेंस रही है ममता जी के राज में, और अभी तो आज जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई धमका रहे हैं ममता जी वहां जाकर, खैर वो तो अलग इश्यू पॉलिटिकल, लेकिन उन्होंने कहा पिछले 10 साल में, जो अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल ग्राफ बहुत तेजी से वहां बढ़ा है। तो एसआईआर तो अब हो रही है ना, पिछली बार भी 77 सीटों पर आ गए, 38% वोट पर आ गए, 39% वोट पर आ गए, तो उस समय तो एसआईआर नहीं हुई थी। तो यदि जो पार्टी 18% से 38% पर आ सकती है, 3 सीटों से 77 सीट पर आ सकती है, तो फिर उस पर इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं आप? नहीं, जो ग्राफ उसका बढ़ा है वो 2 चुनावों के बीच में बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, अब स्थिर है। 38%, 39%, यही आ रहे हैं आंकड़े बार बार लोकसभा विधानसभा में। ये 38% वाली सुई इधर से उधर नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ जो है वो 45%, 43% से शुरू होकर 48 तक चली गई थी। यानी उधर जितना ममता का बढ़ा है उतना इनका नहीं बढ़ा है। लेकिन इनका एक बार आश्चर्यजनक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया था बंगाल में, कि वो सीधे 10% से भी कम था और सीधे 38% हो गया था। वो असाधारण था। ममता बनर्जी का तो ये था कि जब वो पहला चुनाव जीती तो उनको 38-39% ही वोट मिला था, 11 में जब उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को हराया। ये जो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट फ्रंट का वोट, सारा का सारा जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक कह लीजिए, कांग्रेस को भी जो मिलता था, तो वो सब कांग्रेस का घट के 10 से नीचे आ गया है। मतलब 2 अंकों से नीचे दोनों पार्टियां चली गई है, मिल के भी लड़ी तब भी वही हालत इन लोगों की रही। तो इनका वोट सब निकल गया और सब बीजेपी में गया। वो जो है एक्चुअली वहां ध्रुवीकृत मामला तो था, बिल्कुल आपकी बात सही, राजनीतिक हिंसा वाली बात थी, लेफ्ट फ्रंट के जमाने में भी थी और तृणमूल के जमाने में भी है। और जिनके ऊपर ये आरोप रहे लेफ्ट फ्रंट के जमाने में, सारे आरोप इन्हीं अधिकारी पिता पुत्र पर थे, जो आज मतलब इधर से हैं, तृणमूल के नेता हैं। तो नंदीग्राम हो या वो जितने जहां जहां लड़ाई हुई थी, सबसे आगे यही लोग थे। तो अब ये उधर से इधर है। दूसरे वहां एक जो नया डेवलपमेंट है, 3-4 साल में रामनवमी के दौरान वहां दंगे हो रहे हैं। वहां दंगे उंगे नहीं होते थे, अभी भी इस बार भी मुर्शिदाबाद में लगभग दंगा जैसा हुआ है। अच्छा, वहां जितना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वहां हुआ है किसी एक चुनाव में किसी राज्य में, चूंकि शेषन साहब ने भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए हैं जिन पर उस जमाने में बहुत चर्चा हुई है। एक राव साहब थे चुनाव आयोग में जो बिहार गए थे, और वो बहुत लड़ाका वो भी माने जाते थे, लेकिन इतने स्तर पर परिवर्तन नहीं हुए। इस बार लगभग 70% अधिकारी जो हैं जिलों के और तहसीलों के और अन्य, वो बदले गए हैं बंगाल में। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप इसके पहले नहीं किया है, और इतने मुकदमे चैलेंज नहीं हुआ है इतनी बार कोर्ट्स वगैरह में। जैसा वो ठीक ही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की, लगभग हर कदम पे लोग कोर्ट्स में है। अब 58 लाख जो लास्ट के भी, या 60 लाख जो भी संख्या है, इसकी स्क्रूटनी तो सुप्रीम कोर्ट ही करा रहा है। और इसमें अभी सप्लीमेंट्री वो सब आती जा रही है लिस्ट। अभी जो लेटेस्ट आरोप है वो ये है कि फॉर्म 6 का बहुत बड़े पैमाने पर अब ये हो रहा है कि नए वोटर अब जुड़ने का काम जो है, पहले वोट कटने का काम हुआ बड़े पैमाने पर, जिसको चैलेंजेस किए गए। जितने बंगाल में कटे हैं इतने वोट वैसे कहीं भी नहीं कटे हैं, ये भी सच है। वोट कटे हैं, हर राज्य में कटे हैं एसआईआर के दौरान, लेकिन जिस तादाद में बंगाल में कटे हैं वो 18%, 16 से 18% हो जा रहा है, सारे कम होने की बात। तो उस लिहाज से नहीं कुछ कहीं हुआ।
इतने अधिकारियों के तबादले कहीं नहीं हुए, और ये अब इस समय तो चूंकि चुनाव आयोग का शासन है, वहां गृह सचिव वगैरह सब बदले गए हैं, चीफ सेक्रेटरी सब चीज बदली गई है। ऐसे में वहां रामनवमी पे इस तरह के जुलूस निकलने दिए गए और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा की वही सब नारे लगाए जिन नारों से ये सब बात होती है, और छांट के एक कम्युनिटी की दुकानें फूकी गई। वो सब जो रिकॉर्ड्स हैं, तो ये मिला जुला के बताते हैं कि चुनाव को बहुत ध्रुवीकृत करने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो माइनॉरिटी का तो नहीं मिलता है। बीजेपी को करीब 68% वहां हिंदू आबादी है। 68% में अगर 38-39% वोट मिल रहा है, तो तो ये समझने वाली बात है कि हाँ, हिंदू आबादी के बहुमत में तो वो थे और हैं, और वहां उनका बेस बना हुआ है। तो अगर और ध्रुवीकृत हुआ, 2-3% इस ध्रुवीकरण से बढ़ा, तो नतीजे बदल सकते हैं बिल्कुल। जी, जो अफसरों के तबादले की बात की वो बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे सबसे ज्यादा अफसरों के तबादले वहां पर किए गए, लेकिन जी। इलेक्शन कमीशन का भाई ये तो हम उसी को देख कर तो करते हैं कि ताकि इलेक्शन जो है स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ये सब है। कुछ और बिल्कुल मित्रों ने ठीक। कहा कि यदि ऐसा इलेक्शन कमीशन ने किया है तो इसमें आपत्ति क्या है? यदि इस पर आपत्ति टीएमसी कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अफसरों के साथ मिलकर इलेक्शन जीतना चाहती है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन पर आपत्ति सिर्फ टीएमसी नहीं कर रही है, लगभग संपूर्ण विपक्ष हर जगह कर रहा है। सब जगह आपत्तियां एक ही जैसी है, और उनमें जो अभी तो इम्पीचमेंट में 192-98 लोगों ने साइन कर रखा है, तो वो मतलब ये एकदम ध्रुवीकृत मामला हो गया है। बीजेपी चुनाव आयोग को सही ठहरा रही है, और सारा विपक्ष और जो भी आप कह सकते हैं ऐसी आवाजें हैं जो बीजेपी से सहमत नहीं है, वो सब उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये इसमें ये इब्बट नहीं रह गया। तो ये बड़ा ध्रुवीकृत मामला है। अब या तो दोनों में से कोई एक एरिया जो है ग्रे होगा। अच्छा, वो बात फिर वहीं से शुरू हो जाती है कि जो जिस तरह से कानून बनाया गया पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, उस कानून से ही बात शुरू हो जाती है। वो शंका तो विद्यमान है, उस तरह का कानून बना के आपने उनको नियुक्त किया है, वो उनपे हमेशा ये बात आती ही रहेगी कि वो पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन अब ये इसमें विपक्ष की कमजोरी ये है कि जब कानून बना और कानून आया, तब वो जनता के बीच उस तरह से उस कानून के खिलाफ नहीं गए। जब कानून के जरिए जो लोग चुन लिए गए, उन्होंने काम करना शुरू किया, तब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तो विपक्ष यहाँ लेट है कि विपक्ष ने उस मामले को लीगल स्क्रूटनी के भरोसे छोड़ दिया, जहां बहुत समय लगता है। अब वहां कोर्ट में वो मामला है, लेकिन कोर्ट हो सकता है कि आज से 20 साल बाद उसको सुन पाए, 15 साल बाद सुन पाए सुप्रीम कोर्ट। ऐसे असंख्य मामले हैं जिनमें 30-30 साल हो गए हैं, बेंच का उसमें संवैधानिक बेंचेस में मामले पड़े हुए हैं, नहीं डिसाइड हो पाते हैं। लेकिन तब तक कोई चीज रुकती तो है नहीं, चुनाव होते रहते हैं, नतीजे आते रहते हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, फिर चुनाव होते हैं। तो वो एक स्थिति है जिससे ये शंका दिनों दिन बढ़ेगी, और अगर वो लोग चुनाव में वही नतीजे आ गए जिन नतीजों की हम और आप शंका कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, तो उसके बाद ये बात बहुत और बड़े लेवल पे चली जाएगी। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि सर्वेक्षणों के ही अनुसार जहां ये मुद्दा उस तरह से नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा है, तमिलनाडु में स्वाभाविक तौर पर इस बार ऐसा लग रहा है कि एनडीए वहां जीत सकता है। एडीएमके के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो एक साथ इन दोनों राज्यों में साथ साथ चुनाव भी हो रहे हैं, साथ साथ नतीजे आएंगे, और साथ साथ अगर चेंज हो गया तो फिर आप देखेंगे कि इस सारे मामले में जो भी है, एकाएक जो ध्रुवीकृत हमारा समाज अब है और विचार है, और वो परिस्थिति और गहराएगी। और ये शंका को लेके जो पहले तो अलग अलग तरह की शंकाएं चुनावों पर हमेशा काफी समय से हो रही हैं, उस समय भी हो रही थी जब यूपीए जीता था 2009 का चुनाव। आप जानते ही हैं उस समय किताब लिखी गई थी, और उस किताब में सिद्ध किया गया था कि ये जो हमारा मशीनें हम जो यूज करते हैं इसके जरिए बेईमानी की जाती है, ईवीएम और के लिए आडवाणी जी के नेतृत्व में शिकायत की गई थी। तो ये शिकायतें रहती हैं, और ये भी सही है कि हारने वालों की ओर से ज्यादा रहती हैं, लेकिन जो जब जहां हारा रहता है वो उसकी शिकायत करता है। लेकिन अब शिकायतों का वो बदल गया है। मतलब पहले वो था कि इसकी गड़बड़ी बताई जाती थी उस मशीन पे कि उसके जरिए किया जा रहा है।
अब मशीन नहीं, अब ये पूरे आयोग पर ही सवाल है, और आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वही निशाने पर है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस पड़ा हुआ है। तो ये एक बदली हुई परिस्थिति है और थोड़ी आगे की परिस्थिति। जी। तमिलनाडु का तो आपने बहुत चौंकाने वाली बात कर दी, वैसे आपने पश्चिम बंगाल पे भी की थी, तो हम दोनों लोगों ने गालियां खाई थी मिलकर। नहीं, पश्चिम बंगाल का मैं जब से आप इस पे जब जब जिस प्रोग्राम में मुझे चर्चा मौका दे रहे हैं, तो मैं इस शंका को जाहिर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरी बात गलत निकले, बहुत बार गलत हो जाती है। लेकिन जो भी हम लोग आकलन जितनी योग्यता रखते हैं उस हिसाब से जो करते हैं चीजों का, उससे मुझे ये लगता है। जी। तो एक और जो स्टेट है सर, तमिलनाडु का तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया, हिमंता जी को भी तो याद कीजिए, आपके मित्र रहे। तो हिमंता जी का क्या होगा, क्या वहां पर भी सत्ता में बदलाव हो सकता है? क्योंकि ये दोनों राज्यों में आप कह रहे हैं कि एक तरह से सत्ता परिवर्तन की संभावना दिख रही है, जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में एज ऑफ नाउ, तो क्या असम में हेमंत, आप समझते हैं तीसरी बार सरकार बनेगी, या वहां पर भी सत्ता बदलाव हो सकता है? मुझे असम तो बहुत मतलब असम में मुझे बीजेपी को जीतने में कोई कठिनाई नहीं दिख रही। असम में बीजेपी ध्रुवीकरण में बहुत हद तक सफल है, और सत्ता भी उसके पास है, और निश्चित तौर पर केंद्र में भी सत्ता होने का लाभ है, वहां सत्ता है, चुनाव लगातार जीते हैं, दूसरी बार तीसरी बार का चुनाव हो रहा है। तो ये वहां जो भी अंतर विरोध है वो स्वयं बीजेपी के अंदर ही है। जो बाहर के विरोध है वो इस जी। स्तर के नहीं है कि वो चुनाव में उनको हरा दे, बल्कि उनमें कमजोरियां ज्यादा है। लेकिन बीजेपी में अपने अंतर विरोध जरूर है, लेकिन वो इस चुनाव में अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई ऐसा फेरबदल कर पाएंगे। बाद में वो लड़ाई अंदर की बढ़ सकती है, वो हाँ, वो देखेंगे हम लोग। इलेक्शन लेवल हाँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि उसको वैसे देखा जा सकता है, अंतर अभी नहीं विरोध देखा जा जरूर सकता। नाराजगी है वहां पर। तो किसी आप इंडिविजुअल एक किसी इंडिविजुअल एक दो सीट पे कहीं कुछ कोई कर होता ले है वो वो बात अलग है, इन जी जनरल नहीं कर पाएगा। जी। जी। लेकिन मतलब आपकी बात को यदि मैं समाप्त करूं, तीन राज्यों पर पहले, तो क्या जी, तीनों राज्यों में बीजेपी को, यदि तीन राज्य को क्रिकेट की भाषा में देखो, तो वो हैट्रिक लगाने वाली है? मतलब वहां बीजेपी तमिलनाडु में एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन बीजेपी वहां उनके साथ तो है, नाम उसका एनडीए है, एआईडीएमके एनडीए के साथ है। और इसमें वो सफल रही, क्योंकि बीच में ये लोग अलग हो गए थे, और ऐसी बातें भी कर रहे थे जिससे लग रहा था ये अलगाव कैरी ओवर हो सकता है, और डीएमके उसको लेके खुश थी। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। बीजेपी ने अपने को झुका के एडीएमके को मौका देके कि आप फैसले करिए, यहाँ आपके साथ हम सहयोगी पार्टी हैं। और एडीएमके के जो भी नेतृत्व वहां कई तरह का बना बिगड़ा इस बीच, लेकिन वो मिलजुल के वहां चुनाव बहुत अच्छा कैंपेन चला रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। और वो जो तीसरा फैक्टर है वो बहुत विजय महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हाँ आज से उसका भी प्रचार शुरू हो गया है। वो उसके बारे में अनुमान है कि वो 12 से 18% के बीच कहीं वोट ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा वोट चंक है, और ये दोनों में से आ रहा होगा, लेकिन अब 18% यदि किसी के पास आ जाएंगे, तो वो तो अपने आप में बदलने लायक स्थिति में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो 18% कम होगा तो जब ऐसे मामलों में जब भी इस तरह की कोई चीज इमर्ज कर रही होती है, तो जनरली जो पावर में होता है उसके समर्थन में से ज्यादा हिस्सा निकालती है, क्योंकि पावर में जो होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहती ही है, कहीं भी कोई भी रहे। और अगर वहां कोई पॉपुलर सेंटीमेंट उभरता है, तो ये हम लोगों ने हमेशा देखा है कि वो पॉपुलर सेंटीमेंट, जैसे दिल्ली में केजरीवाल उभरे, तो केजरीवाल ने पहले चुनाव में, बीजेपी तो वही रही, करीब 32 सीटें उसको मिली थी, और वोट प्रतिशत भी आसपास ही था उसका, बढ़ी नहीं लेकिन घटी भी नहीं। कांग्रेस साफ हो गई थी, कांग्रेस का वोट जो है सब शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी में, और थोड़ा बहुत पॉपुलर सेंटीमेंट, तो आम आदमी पार्टी 27-28 सीटें ले गई थी उस चुनाव में, पहले वाले में। और बाद में तो फिर एकदम वो दूसरा ही चीज हो गया, कांग्रेस को पूरा पूरा सोख गई हो, जैसे बंगाल में हो गया है। तो ये एक परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में तमिलनाडु में इस पार्टी के उदय से डीएमके का को खतरा तो बढ़ ही गया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर डीएमके बचा पाएगी तो बहुत क्लोज होगा, मतलब वो गैप फिर ऐसा नहीं होगा कि डीएमके जैसे पहले जीतती रही है, वो स्थिति नहीं होगी। नहीं, लेकिन आपने अरविंद जी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन अभी हमने देखा ये थे प्रशांत किशोर जी, वो भी आपके मित्र हैं। उनके लिए भी हम लोग दिल्ली में बड़ा भूमिका बना रहे थे कि वो कमाल कर देंगे। अब उनका कमाल तो आपको पता ही है कि क्या हुआ।
ऐसे हर इलेक्शन में, जैसे हुमायूं कबीर को लेकर भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कमाल करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ कमाल ऐसा जमीन पर नहीं कर पाते। विजय के लिए आपको लगता है कि वो इतना बड़ा कमाल कर देंगे, या केवल एक हवा हवाई फिल्म? क्योंकि आप देखिए रजनीकांत और कमल हसन दोनों लोग भी वहां पर कुछ ऐसा बड़ा, मतलब करुणानिधि और एनटीआर या जयललिता और एमजी रामचंद्रन को छोड़ दें, अलग किस्म के लीडर है, कोई इस तरह के फिल्म स्टार्स जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। नहीं, दक्षिण में रहते हैं, ये एक स्थिति है। एक दूसरे, देखिए प्रशांत किशोर या हुमायूं कबीर का तो मैं उस तरह से नोटिस नहीं लूंगा, बहुत छोटा सा एक हिस्सा था, 2-3 महीने चला, उसके बाद से उसमें मैं कोई ग्रोथ नहीं देख रहा हूं। उस तरह से उनको मास सपोर्ट पब्लिक में बड़ी रैलीज वगैरह में नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर के साथ भी यही हुआ था कि जब चुनाव करीब आ गए, चुनाव से पहले वो सभी, देखिए उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था कि वो उनका, और वो चूंकि वो पहले से बहुत बड़े बड़े काम हाथ में लेते रहे दूसरे दूसरे लोगों के लिए, और उस समय उनके पास बजट भी बड़े बड़े थे, और वो जो मैनेज करते थे मीडिया वगैरह में, उन रिश्तों को उन्होंने, उन रिश्तों की वजह से उनको कवरेज बहुत मिल गया था। लेकिन जनता में उस तरह से नहीं था कि वो किसी जिले में जाए और 2 लाख लोग उनको सुनने खड़े हों। ये बिहार में नहीं हुआ कहीं। वो बल्कि उन्होंने जो रैली वैली पटना में की थी, वो भी उस तरह से नहीं सफल हो पाई थी। उससे तो बहुत बड़ी बड़ी रैली एक एक जिले में हारने के बावजूद तेजस्वी यादव की होती है। लेकिन तमिलनाडु में जो ये टीके विजय है, इसके लिए आपने पहले ही कार्यक्रम में इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी, कितने 30 से ज्यादा लोग मर गए थे, और इसके बाद भी वो उसका कुछ रुका नहीं। जब जब उसने रैली जहां जहां की, वहां लाखों लोग आए हैं, हजारों तो कहीं भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए। उसके यहाँ जो मेला लगा है, बाप रे। तो ये चीजें, इसलिए इसीलिए सर्वेक्षणों में वो प्रतिशत झलक रहा है। इनके लिए तो सर्वेक्षण वाले भी बहुत मेहनत कर रहे थे, 10% तक जा रहे थे। हमारे जो ये प्रशांत किशोर है, और हुमायूं कबीर के बारे में तो कोई किसी में मतलब उस पूरे ग्रुप के बारे में 4-5% भी नहीं लोग कह पा रहे हैं। तो वो ये फर्क है। इसलिए टीके विजय कुमार को हम उस तरह से नहीं आंक सकते, यानी इनमें पैरेलल नहीं कर सकते कि जो प्रशांत किशोर के साथ हुआ, जो हुमायूं कबीर के साथ हुआ, वैसा नहीं। असर डाल सकते हैं, आप कह रहे हैं विजय विजय जो है चुनावों पर असर डाल सकते हैं, नतीजों पर कि क्या बदलाव हो। अब जो एक और राज्य बच गया जिसमें कांग्रेस की उम्मीद थी या है अभी तक, केरला, क्या आपको लग रहा है वहां पर भी, ये तो चारों राज्यों के सत्ता परिवर्तन वाली बात है, तो केरल में क्या एलडीएफ का बाय बाय होने वाली लग रही है? देखिए, केरल में ये होना चाहिए था कि इस बार कांग्रेस आराम से जीतती, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी समस्याएं विकराल हैं, और उन समस्याओं की वजह से 2 राज्य हैं ऐसे, जैसे पंजाब और केरल। पंजाब में इस साल चुनाव नहीं है, 27 में है। केरल में इस साल है। केरल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी लगातार 2 चुनाव जीते, लेकिन पिनराई विजयन पिछली बार जीत गए, 2 बार वो जीते लगातार। इस बार तो मैं लोकसभा में बुरी तरह वो हारे थे, तो समझ में आता था कि वो हारेंगे। लेकिन अब जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, उसके अनुसार बहुत क्लोज फाइट है वहां। तो हम वहां के बारे में बहुत निश्चिंत, मतलब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं बड़े आराम से कह दूं कि नहीं कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस को जीतना चाहिए, उसका दावा बनता है, नंबर है उसका। पिछली बारी वो चूक गई है, अभी लोकसभा में उसने अच्छा, लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी उनकी परफॉर्मेंस, लोकसभा चुनाव में उसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, उस लिहाज से उसको बिल्कुल जीतना चाहिए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे वो चुनाव भी बहुत ही क्लोज फाइट में बदल गया है, तो आइदर वे हो सकता है। सर इसको थोड़ा सा, आपने बहुत ग्राउंड पर काम करते हैं, इसको समझाइए। जैसे वेस्ट बंगाल का पिछला इलेक्शन था 2021 का, तो उसमें लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी को एक साथ माना गया, और एक वहां पर वेव चलती थी, पहले वाम फिर राम। मुझे कुछ लोगों ने कहा, आप शायद इसको करेक्ट कर सकते हैं, कि केरल में भी लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी एक अंडरस्टैंडिंग है, मिले हैं कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, और ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस को आउट किया जाए और लेफ्ट जो है भले ही सरकार बना ले। नहीं, कांग्रेस इस बात को कह रही है, क्योंकि वहां लेफ्ट भी, चूंकि कांग्रेस उसके सामने है, उसके सामने बीजेपी नहीं है। भले ही मोदी जी की रैलियां वैलियां हो रही हैं, सब हो रहा है, बीजेपी अपने
अस्तित्व को डेवलप करने की कोशिश वहां लंबे समय से कर रही है। पहले आरएसएस के रूप में उसके और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत खूनी संघर्ष वगैरह चले हैं वहां, और कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें आरएसएस मजबूत है, लेकिन ओवरऑल वो उतना बड़ा फॉर्मिडेबल चैलेंज नहीं है। इस तरह की चीजें कर सकती है, जैसे एक एमपी उनका जीत गया इस बार, एक एमएलए जीत गया था पहले, तो 2-3 मेयर बन एमएलए गया। तक, हाँ इतना ही हो सकता है। तो वो तो अपना वोट कंसोलिडेशन की कोशिश करेंगे ही। वहां ये है कि कांग्रेस के लिए इसलिए ये प्लैंक है कि इसको कहे कि लेफ्ट और बीजेपी साथ है, क्योंकि वह माइनॉरिटी का वोट करीब 45% है, 44-45%। जी, क्रिश्चियन और ईसाई जो है, हिंदू वहां 55-56% है। तो ऐसा कहने से माइनॉरिटी के वोट्स में जो पहले से भी कांग्रेस के लिए अच्छा रुझान रखते हैं, उसमें कंसोलिडेशन बढ़ता है। तो ये पॉलिटिकली जरूरत है, वरना हम ये जानते हैं कि इस तरह की स्थिति सीपीएम और आरएसएस में आइडियोलॉजिकल कारणों से नहीं हो सकती। उनके बीच तो आइडियोलॉजिकल गैप बहुत है, और ऐसे ही कांग्रेस के साथ भी ओपन नहीं हो सकती। कहीं किसी किसी म्युनिसिपैलिटी में हो जाए, किसी सीट छोटा पर कुछ लोगों के बीच हो जाए, जैसे अपवाद तो कहीं भी हो जाते हैं, हो सकता लेकिन इन सर। जनरल ऐसा नहीं हो सकता। और एक दूसरे के लिए अपने लोगों को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि विचारधारात्मक रूप में रोज के काम में उन लोगों के बीच स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, लेबर पॉलिटिक्स में, फार्मर पॉलिटिक्स में और इन जनरल पॉलिटिक्स में द्वंद्व जो है बहुत स्ट्रांग है। तो लेकिन वहां ये परिस्थिति है कि आमना सामना कांग्रेस नीत गठबंधन और लेफ्ट नीत गठबंधन के बीच है। तो दोनों को इससे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसकी संख्या 44-45% है, जो माइनॉरिटीज की है, उसमें लाभ लेने के लिए ये आरोप सूट करता है कि वो बीजेपी के साथ एसोसिएट करें सामने वाले को। इसका फायदा हो हाँ, सकता है। जी सर जी जी। आखिरी सवाल, आपकी जो रिजल्ट शीट है उसको क्या मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ आपसे, तो उसको क्या क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि असम में सबसे ज्यादा संभावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नो जी चेंज। जी। पश्चिम बंगाल में संभावनाएं बदलने की, टफ है इलेक्शन, ऐसा क्या लें? बिल्कुल। मतलब मैं आपसे रिजल्ट जब बनाते, बाकी कॉपी तो आपने सारी चेक कर दी जी 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 जी। तमिलनाडु में सरकार बदलने की संभावना? तमिलनाडु में सरकार बहुत खतरे में है, ये कह सरकार सकता हूं। अगर बचेगी तो, तो आप कहेंगे वही शब्द में खतरे में है, बचेगी तो बहुत थोड़े मार्जिन से बचेगी। ममता जी की सरकार को भी आप खतरे में कह रहे हैं या जाने बिल्कुल वाली कह है? रहा हूं मैं कह रहा हूं ममता जी के लिए ये चुनाव बहुत ही कठिनाई का ये चुनाव है। आ रहा है कि वो 4 मई दीदी गई। ये तो खैर हर चुनाव में रहता है, जो भी तारीख रहती है उस तारीख को दीदी गई होती है, और दीदी जो है ज्यादा जीत के आ जाती है। राज्य जो बचा केरल, वहां कांग्रेस के लिए संभावना अभी बनी हुई देख रहे हैं। वो भी मैं क्लोज फाइट कह रहा हूं, वो भी मेरे अपने क्लोज। शब्द ये हैं कि वो फाइट भी क्लोज हो गई है। लॉजिक नहीं कहता केरल का कि तीसरी बार भी लेफ्ट जीत जाए लगातार, लॉजिक वहां का ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी बार का भी लॉजिक नहीं था, वो लॉजिक हुआ। तो कई बार हम लोग जो पिछले आधार पे कोई निष्कर्ष निकालते हैं, वो निष्कर्ष बदल भी जाते हैं। हमारी सीमा जो है सोचने विचारने की, उससे बेहतर लोग दूसरा सोचते एक मित्र जो राहुल जी के लिए अक्सर कहा करते हैं, जिसमें सहमत नहीं हूं, कि वो ही नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी, तो क्या वो हैं। कांग्रेस के लिए कह सकते हैं? देखिए राहुल जी को जो पूरा उनका मतलब पैदा होने से लेके बढ़ते समय उनके यहाँ असाधारण घटनाएं होने से लेके, राजनीति में आने से लेके, जीवन में उनके अकेलापन है, शादी वादी भी नहीं की है, और एक अलग तरह का व्यक्तित्व है उनका। और जो पार्टी उनको मिली वो उस समय मिली जब वो पार्टी लगातार पराभव की ओर थी। उनके पिता के समय उसकी आखिरी सफलता थी, जो ऐतिहासिक थी। 400 सीटों से ज्यादा सीटें उनके पास थी, और वो उनकी दादी की असाधारण तरीके से हुई हत्या से उपजे वातावरण से वो स्थिति पैदा हुई थी। तो वो कोई पॉलिटिकल चीज नहीं थी, वो एक इमोशनल चीज थी जिसमें पूरा देश डूब गया था उस समय। तो हाँ, तो वो एबनॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन उनके लिए कठिनाइयां तो 75-76 से शुरू हो गई थी कांग्रेस के लिए, और वो 77 में एक तरह से चेंज हुआ ही था। ये और बात है कि जो लोग 77 में आए वो और योग्य थे,
और उन्होंने बड़ी जल्दी बैटर ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस लेकिन में ज्यादा मदद की। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद से वो 84 के चुनाव को मैं नॉर्मल चुनाव में आंकड़ों में रखना नहीं चाहता। किसी चुनाव में अच्छा, कांग्रेस को बहुमत आडवाणी बहुमत जी नहीं। की बात को आप मानते हैं, आडवाणी जी की हाँ, बात को मानते हैं। आडवाणी जी कहते थे 1984 का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं, शोक सभा का चुनाव था। बिल्कुल। तो उसके बाद उसके बाद कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला हो अकेले। भले ही नरसिंह राव साहब पूरे कार्यकाल में रहे, 2 बार यूपीए रहा, लेकिन कांग्रेस का अकेला बहुमत नहीं था। कांग्रेस जो पार्टी 450 और 400 भी पार कर चुकी थी, वो 140 से 160 के बीच की पार्टी में बदल चुकी थी। तो ये पार्टी जो 140 160 से घट के और नीचे 44 पे आ गई थी, राहुल गांधी के हाथ में तब आई है। तब तक उसकी जो बीमारियां थी वो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जो जैसे पहले ट्यूमर थे, वो ट्यूमर कैंसर में बदल चुका था। अब वो कैंसर के मरीज के साथ इस समय कांग्रेस जो है, उसकी शल्य चिकित्सा राहुल गांधी के हाथ में है। अब कैंसर के मरीज में तो आप जानते ही खतरे क्या होते हैं। तो स्टेज राहुल 1 से गांधी हाँ, कितने ही अच्छे सर्जन हो, लेकिन पेशेंट उनका बड़ा रिस्क पे है। अब इस राजनीति से अगर वो निकल जाएंगे तो उनसे बड़ा सर्जन फिर कोई नहीं होगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये हम आप चुनाव दर चुनाव देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने धन्यवाद। सारा रखा और आपने पिक्चर बहुत क्लियर की। इसीलिए हम कहते हैं कि शीतल जी को हॉट शीतल इसलिए बोलते हैं कि वो सारे हॉट जो होते हैं उनके जवाब बहुत शीतल तरीके से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।